क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 2 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए, ठीक 2023 का भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसीआई एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। जो पहला टॉपिक है वो है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण। अब भाई ये जुडिशियल के ऊपर जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या विकास के लिए अथॉरिटी क्यों बनाई जा रही है? देखो, जुडिशरी में हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस बहुत हैं, बहुत सारे केसेस जो है लंबित हैं, करीबन 3 करोड़ केसेस पूरी जो हमारी न्यायिक जो संरचना है उसमें पेंडिंग है। तो इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो सारी चीज़ें देखे, जहाँ कमियाँ उनका जो है उनको दूर करे और उनका जो है डेवलपमेंट करके मतलब डिले ना हो जो है जस्टिस डिलीवरी में, उस पर इंश्योर करना है। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया कि स्टेट यानी कि राज्य के लेवल पर ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिससे कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जो है वो मजबूत होगा। इसका जो है घोषणा, इसका प्रस्ताव कहाँ रखा गया? अभी एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, चीफ मिनिस्टर जो है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है सारे लोग मिले थे न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसकी बात रखी गई। और ये जो बॉडी बनाई जाएगी, अथॉरिटी बनाई जाएगी, इसमें सीएम और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के या फिर उनके कोई नॉमिनी, वो लोग मिलकर जो है इसमें इन्वॉल्व होके इस अथॉरिटी में जो रखेंगे अपना जो है अपनी बात, ताकि अच्छे से जो है जस्टिस डिलीवरी हो पाए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इसमें केंद्र भी कुछ पैसा डालेगा और स्टेट भी कुछ पैसा डालेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता तो केंद्र पूरी तरीके से यानी कि 100% पैसा वित्तीय पोषित कौन करता? केंद्र सरकार करती है। और इस स्कीम को भाई साहब जो है 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना जी, इन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं, इसलिए जस्टिस डिलीवरी में देरी होती है। तो जो है हम इसको अगर ये होता है तो अच्छी बात है, और कोशिश ये करेंगे जो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है केसेस उनको पहले जो है उठाया जाए। बाकी कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, आप लोग इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि जजेस के सामने सिर्फ 27% जो जजेस हैं उनके सामने कंप्यूटर होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस मतलब होती है, वीसी की फैसिलिटी होती है, तो काफ़ी कम है मतलब अभी। तो इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है जिससे कि जस्टिस डिलीवरी और तेज़ी से हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी इन्होंने ये बताया है कि भारत के, अगर ऐसे देखें आपका बहुत रफ ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, तो भारत का जो सेंट्रल एरिया है, ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ये वाला, तो ये जो है 122 सालों में सबसे गर्म अप्रैल रहा है इस बार, ठीक 122 सालों में। तो ये कुछ जगहों के नाम दिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। बताओ ये ठंडे एरिया भी सब जो है सबसे गर्म, मतलब इनके यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर जो रहता है उसमें 3.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बढ़त देखी गई है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल इंडिया में देखा है तो 37.78 औसत रहा है अप्रैल में, जो कि हाईएस्ट है एवर। सेंट्रल इंडिया में जो है आपका 35.9 रहा है, जो कि 3.5 डिग्री करीबन जो है अबव नॉर्मल रहा है। ऑल इंडिया टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ये 4th हाईएस्ट रहा है, 35.05 डिग्री सेल्सियस 1901 से, ठीक। तो मतलब कुछ और रहे होंगे, चौथे नंबर पे ये रहा है अभी ऑल इंडिया के लेवल पे। तो इसके कारण क्या भाई साहब, रेन हुई नहीं है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए नहीं, ठीक। और जो है गर्मी भी जल्दी आ गई है, समर भी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हो रही है। हीट वेव काफ़ी चल रही है, बहुत भयंकर है भैया, बचे रहना। वायरलेस जैमर, जैसे आप लोग ब्रॉडबैंड आपने देखा होगा कि वाईफाई लगाते हैं घर पे, ठीक, तो सब लोग अपना मोबाइल और जो है लैपटॉप ठोक के अपना चलाते हैं उसमें। तो कुछ क्या है कि ई कॉमर्स वाली जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग क्या है कि वायरलेस जैमर्स बेच रही हैं ऑनलाइन, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट के अंतर्गत इलीगल है। अभी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसने ये बोला है, बताया कि इसके ऐसे डिवाइसेस ई कॉमर्स उस पर नहीं बिक सकते। अभी जब
कंज्यूमर अफेयर्स कंज्यूमर वाला एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में हुआ था संशोधन, उसमें एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसने बोला है कि भैया ई कॉमर्स वालों इलीगल काम कर रहे हो, इसको रोको, ये नहीं हो सकता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर मान लो किसी को लेना भी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी संबंधित है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, यानी कि कैबिनेट सचिवालय से, तभी ले सकते हो आप इसको। और अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है जनवरी में उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि भाई साहब कौन ये इलीगल काम जो है ना हो। वाईफाई जैमर मतलब लगा दो आप, तो वो चीज़ ना हो, तो ये इलीगल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन से एक्ट इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित वाइल्ड फायर, यानी कि जो है जंगल की आग, या फिर इसको दनावल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रीज़न क्या है भाई साहब? रीज़न वही है कि वो बारिश वारिश हुई नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, समर जल्दी आ गया है। ठीक, पेड़ भी जो है वो सब बिल्कुल जो है सूखे होते जा रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, तुरंत आग लग जाती है। तो आग लगने के कारण वैसे तो नेचुरल भी हैं, ठीक, जो यहाँ पे बताए गए, लेकिन ज़्यादातर कारण जो है वो ह्यूमन के द्वारा है, मतलब मानव जनित हैं। और उसमें भी कुछ तो मतलब जानबूझ कर नहीं है, कुछ जानबूझ के भी हैं। ठीक, कुछ जानबूझ के नहीं है, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अपना पास्चर लैंड जलाती हैं, ठीक, या फिर मतलब गलती से आग लग गई। कुछ जो है अपना खेती वेती करते हैं, तो वहाँ पे जो गिरी रहती हैं सूखी पत्तियाँ, उसमें आग लगा देते हैं ताकि जल्दी से जो है घास आ जाए उनके पशुओं के लिए। तो उससे भी क्या है कि हवा हवा चल जाती है, तो वो आग फैल जाती है। तो ये सारे रीज़न यहाँ पे जानना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, इतने ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रीज़न जो इसके पीछे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, मानव जनरेटेड भी होता है, एक्सीडेंटल भी, डेलिबरेट भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो रेनफॉल नहीं हुई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मेन कारण है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधी, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। ठीक, कोलकाता अगर आप देखो तो वहाँ पर दो आर्द्र भूमियाँ हैं, एक तो आपकी हो गई सुंदरबन, ठीक, जो मैनग्रोव्स हैं, और दूसरा हो गया ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। तो ये दोनों ही रामसार साइट्स हैं। रामसार साइट जो अपडेटेड वाली लिस्ट है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि रामसार लिखो, उसके आगे लिख दो कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, नहीं भी लगाओ कलेक्टिव स्टडी भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा वो वीडियो। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट थी, किसने करी? सीएजी ने करी। अब देख रहे हो, इन्वायरमेंट वाली जो चीज़ें हैं उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट करता है सीएजी। एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये भी बन सकता है। सीएजी कौन से आर्टिकल संबंधित है? 148। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ये आर्द्र भूमियाँ थी पहले तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक, तो ये सूख गई, और सूख गई तो उनको फिल करके यहाँ पे जो है इस जमीन के भाव मतलब भाई ज़्यादा रहते हैं शहरों में, तो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, बेस दिया गया, एनवायरमेंटल नॉर्म्स का जो एवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें बताया है। आपकी वेस्ट बंगाल में ये दो रामसार साइट जो है सुंदरबन और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स में 12,000 एकड़ का जो एरिया था आपका, ये पेरी अर्बन इकोसिस्टम, पेरी अर्बन समझ लो, मतलब शहर के बिल्कुल जो है किनारे पर, ठीक, जो इकोसिस्टम है वहाँ पर ये थे। अब मतलब इन काफ़ी ज़्यादा इनका जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट खत्म हो गया, आर्द्र भूमियाँ ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें सही से डिलिनिएट नहीं किया था, मतलब कि बाउंड्री नहीं बता रखी थी कि भाई साहब कहाँ तक ये आर्द्र भूमि है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ लैंड करते चले गए। ठीक, जो भूमि थी पानी वाली, जो आर्द्र भूमि वाली, उसको जो है रेसिडेंशियल भूमि बता दिया। ठीक, तो ये सब करप्शन है, करप्शन भी इसका एक कारण है। तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के यहाँ पर जो है एक तरीके से इनफेक्टिवनेस को दिखलाता है। ठीक, और कई सारी वहीं ड्राइड हो गई और इलीगली उस पर कब्जा कर लिया गया इस। अच्छा, अभी एक मैंने आप लोग पीछे बताया भी तो बहुत इम्फेसिस कर बताया था कि बहुत ही अच्छी स्कीम है कि 75 वेटलैंड या फिर जो वाटर बॉडीज़ है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाने की, मतलब उनको रिजुवनेट करने की जो है एक स्कीम के अंतर्गत जो है कोशिश की जाएगी। उस स्कीम का नाम क्या है? अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो ढंग से तो आपको याद होगा। अगला टॉपिक है कि ग्लूटेन फ्री डाइट। अभी जो हमारी एपेडा है, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो होता है उनका निर्यात करना, जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, उसका विकास करना, जो प्राधिकरण है उसने लॉन्च किया है ग्लूटेन फ्री मिलेट प्रोडक्ट। ठीक, जो कि सभी एज ग्रुप के लिए है और काफ़ी सस्ते दामों पर है।
तो ग्लूटेन फ्री होता क्या है? दो सिंपल चीज़ है, जो वीट है, गेहूं है, ठीक, आपका राई है, बार्ले है, ठीक, इसमें कुछ जो है प्रोटीन होते हैं, तो वो ग्लूटेन कहलाते हैं। और इनके होने से क्या है कि कुछ जो पूरी जनता है उसमें से करीबन 1% लोग को जो है वीट एलर्जी हो जाती है, इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाता है, सेलियाक डिजीज हो जाती है, तो 1% लोगों को जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो ग्लूटेन फ्री, जैसे आप लोगों ने, टेनिस का प्लेयर भी है जोकोविच, वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, कई लोग अब आजकल फैशन चल गया है ग्लूटेन फ्री, पता कुछ नहीं है लेकिन बस जो है ग्लूटेन फ्री नया आया है तो जो है होशियारी में खा रहे हैं। तो उसमें क्या है, कई लोग पतले होने के लिए, वेट लॉस, डाइजेशन बढ़िया करने के लिए, कार्डियो मतलब हार्ट अटैक ना पड़े, ओवरऑल हेल्थ के लिए करते हैं। बट इसके रिस्क भी हैं। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं तो आपको हो सकता है कि सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट ना मिले। भाई गेहूं ही नहीं खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल होल ग्रेन जो ब्रेड होती है ना, तो उसमें क्या है, नेचुरल सोर्स होता है आयरन, कैल्शियम, फाइबर, फोलेट, ये सब नहीं मिलेगा आपको। और ये ज़्यादातर महंगी भी होती है, और डॉक्टर से पूछ के ही इस पर स्विच करें। ऐसा नहीं कि बस न्यू एडवर्टीजमेंट आया उठा चबाने लगे उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ठीक। तो ये ग्लूटेन फ्री जो है आपका, ये राई, बार्ले, ओट, जई, जौ, राई, इन सब में होता है, जो कुछ डिजीजेज हो सकती है। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है इसको छोड़ दीजिए। इसमें कुछ लो न्यूट्रिशनल और बायोलॉजिकल वैल्यू बोला गया है, नॉट एसेंशियल इन द ह्यूमन डाइट, ठीक। ये चीज़ है। अगला टॉपिक जो है वो है मिलेट से संबंधित, यानी कि बाजरा। देखो अपेडा ने यहाँ पर एक मिलेट प्रोडक्ट की वैरायटी को लॉन्च किया है, जो कि सभी एज ग्रुप के लिए काफ़ी सस्ती है, 5 से 15 रुपए के बीच में है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया? आहार फूड फेयर में लॉन्च किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है। हॉस्पिटैलिटी में कई बार आप लोग बता चुका हूं, ये हॉस्पिटल से संबंधित नहीं होता, ये होटल, रेस्टोरेंट, इन सबसे संबंधित होता है, ठीक। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि सीधे कस्टमर को नहीं बेचते हैं। एक जो बिजनेस जो है वो किसी बड़े बिजनेस को बेचता है, कंज्यूमर को डायरेक्टली नहीं बेचता है, ठीक है। तो उस तरीके का एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, जो कि आपका एपेडा कराता है। आहार फूड फेयर उसको बोलते हैं। अभी जो है मिलेट की ये प्रोडक्ट को जो है लॉन्च किया गया है। ये 36वां संस्करण है आहार का, और जिसको कि एपेडा ऑर्गेनाइज कर रहा है ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर प्रगति मैदान में, ठीक। आहार का मतलब वही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो भाई साहब। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भाई व्यापार जहाँ आएगा तो कॉमर्स आएगा, कॉमर्स आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में काम करेगी। और इसमें जो है हमारे जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स है उनको प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट समझते हो, जैसे टमाटर है उसकी चटनी बना दी, तो आपने प्रोसेसिंग करी, चटनी केचप बना लिया, ठीक। आलू है तो चिप्स बना लिया, तो ये होता है प्रोसेसिंग। मतलब सिंपल भाषा में बताएं कुछ है। अपेडा जो है आहार के अलावा कुछ और भी नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जैसे ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस। हो सकता है पूछ ले कि बताओ ये सारे जो है कौन ऑर्गेनाइज करता है? अपेडा कराता है। ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस, बायोफैक इंडिया, ये सब लोग जो है एग्रीकल्चर को के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है कराए जाते हैं, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर कि मिलेट जो बाजरा, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें बहुत अच्छी होती है। और गवर्नमेंट ने मिलेट को न्यूट्री सीरियल भी अधिसूचित कर दिया था अप्रैल 2018 में। मिलेट अब एक न्यूट्री सीरियल है, ध्यान समझना। मिलेट रिच होता है प्रोटीन में, फाइबर में, खनिज में, लौह में, कैल्शियम में, और इसमें जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है UNGA ने घोषित किया है 2023 को। किसने घोषित किया? UNGA ने। कब किया? 2023 को। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंडिया मिलेट्स देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दे भी रखे हैं। ये बाजरा है, था सोरगम, ज्वार, ये सब भी जो है आपका मिलेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड, ठीक। हॉलमार्किंग जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंडेटरी अब कर दिया जाएगा 1 जून से। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें क्या है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो इसके मानक तैयार किए हैं इसने। और इसने कई सारे जो है यहाँ पर एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर भी खोले हैं। BSA के द्वारा उनको मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन दिया जाता है, ठीक। वहाँ पे जाके मान लीजिए आपके पास किसी गोल्ड आभूषण की हॉलमार्किंग नहीं भी हो रखी है, तो आप जाओ, ठीक। आपका कॉमन कस्टमर तो आपको वरीयता दी जाएगी, और 4 कोई ज्वेलरी के आर्टिकल लेके जाते हो 200 रुपये तक चार्ज लगेगा, 5 या उससे ऊपर है तो 45 रुपये
प्रति पर आर्टिकल चार्ज लगेगा, ठीक। 200, फिर जो भी ऊपर लगाओगे 45 रुपये हर उस पर। तो वो बता देगा भैया कि आपके गोल्ड की गुणवत्ता क्या है। तो वो नंबर कैसे होता है कि BIS लोगो होता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जैसे 22 कैरेट का है, क्या है क्या नहीं है। 916 है तो मतलब 22 कैरेट है, 750 तो 18 है, ठीक। अभी जो उन्होंने नई कुछ चालू करी है 20, 23 और 24 कैरेट की मतलब चालू कर देंगे ये हॉलमार्किंग करना। और जो सेंटर ने हॉलमार्किंग की उसका नंबर भी होता है, ठीक है ना। और ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होगा भाई साहब, जो भी ज्वेलर से जो है आपने कराया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी BIS के बैनर तले गोल्ड की हॉलमार्किंग करने के लिए जो है कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही आभूषणों की हॉलमार्किंग होती है, मैंने आप लोग को तब भी बताया था, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, ठीक। कोई और तीसरा नहीं है, ठीक। कौन कराता है? BIS, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला टॉपिक है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन पृथक्करण। मतलब कि आपका जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको जो है आपका वुड में चेंज कर दो, ठीक है ना, पेड़ लगाओ, या उसको सॉइल में जो है सिक्विस्ट्रेट, मतलब एटमॉस्फेयर के कार्बन को जो है आप किसी ना किसी तरीके से कैद कर लो। तो उसी के लिए अभी यहाँ पर क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक, इसका फुल फॉर्म भी ऑयल होता है, उसने समझौता ज्ञापन किया दिग्बॉय फॉरेस्ट डिवीजन आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है आपका 29 अप्रैल को। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, यानी कि कुछ ऐसा फॉरेस्ट है पेड़ वेड़ कट गए या डिग्रेड हो गया, वहाँ पे आग लग गया, जो भी है, तो उसको रीस्टोर करना है, ठीक। और जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करना, भाई पेड़ लगाओ तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन पृथक्करण होता है, ठीक। कहाँ हो रहा है ये सारी चीजें? अपर दिहिंग रिजर्व फॉरेस्ट, जो दिग्बॉय फॉरेस्ट डिवीजन में आसाम में, ठीक। और ये सारी चीजें जो है समझौता ज्ञापन हुआ है, लेकिन ऑयल का जो आपका जो CSR प्रोजेक्ट है वसुंधरा, उसके अंतर्गत हो रहा है, ठीक है ना। कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं। वसुंधरा आपका ऑयल का है। रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन कराया जाएगा 100 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, हिंदी में दोनों ही वन रोपण है, क्या अंतर है दोनों में? देखो, अगर जंगल की ही जमीन है, ठीक, जहाँ पे पेड़ लगे हुए थे और वो जो है किसी कारणवश वहाँ कट गया जो भी है, तो उसी जमीन पर ही आप जो है दोबारा से साल के टीक के पेड़ ये दोबारा लगा रहे हो, तो इसको बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन, ठीक। लेकिन आप वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट आ गया, कुछ कोयला वोला मिल गया या जो भी है, तो वहाँ पे अपने पेड़ काट के दोबारा तो पेड़ लगा नहीं दो, क्योंकि आपको खदान करनी है, ठीक। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आपने लोकेशन कर दी चेंज, और वो लोकेशन आप कहीं और ले आके आपने पेड़ वेड़ लगाया, ताकि मतलब जो एक नेट वैल्यू है वो बनी रहे, तो उसको बोलेंगे एफॉरेस्टेशन, ठीक। इसी संबंधित एक कैंपा नाम से जो है चीज़ है, एक्ट है, फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ बताई गई है। और 2025 मार्च तक जो है 2.5 लाख सैपलिंग्स प्लांटेशन के किए जाएंगे, ठीक। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ और पेड़ में देखिए कार्बन यहाँ पे पेड़ में चला गया और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित भी कह सकते हैं आप। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, पहले सबसे जरूरी चीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या? देखो, इसमें हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, मेम्ब्रेन है, एनोड कैथोड हो गया आपका। अच्छा बताइए, एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कि कैथोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का देखिए ये लेन देन होना चालू हो गया, हीट यहाँ से वो हो रही है, निकल रही है, और इसका जो आउटपुट है वो क्या है भाई साहब? सिर्फ वाटर है, इसमें कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है, ये चीज़ समझना जरूरी है। कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज ही हो रहा है, तो कार्बन कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो यहाँ पर अभी जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट का प्लान अनवील किया है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, ठीक, ताकि वो ग्लोबल मैरीटाइम ग्रीन ट्रांजिशन को जो है के साथ में कदम से कदम मिला सके। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। आप अगर डेली करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि बस एक दिन पढ़ लिया या फिर आखिरी में जो है किसी ने कंपाइलेशन दे दिया, 1 महीने का एक साथ दे दिया, आपने वो पढ़ लिया तो हो गया, नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। बल्कि जो है ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा और आपके जो है नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कि ज़्यादा नंबर कट भी जाए, ठीक, क्योंकि इतना याद ही नहीं रहता है। एक साथ घोटने में, चबाने में और इन सब चीज़ों में जो होता है आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। तो इसलिए रोज़ डेली करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल मैरीटाइम ग्रीन ट्रांजिशन मतलब कि समुद्र में जो भी शिप चल रहे हैं वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए,
ये चीज़ यहाँ पर घोषित की जा रही मतलब कोशिश की जा रही है। तो हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल हम बनाएंगे भाई साहब, तो भाई साहब उत्सर्जन कार्बन का नहीं हो रहा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में सब जगह। तो इसमें अभी जो है हम समुद्र में चलने वाले जो है कुछ शिप्स बनाएंगे, और इसको बनाएगा भाई साहब कौन, कल उन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वहीं इस पर जो है काम कर रहा है। और अच्छा, इस फ्यूल सेल में देखिए क्या होता है, काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि काफ़ी दक्ष होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण जो है के दोस्त होते हैं। ये जीरो एमिशन होता है, जीरो एमिशन ध्यान रखना, ठीक। डायरेक्ट करंट डीसी करंट पावर सोर्स होता है जो कि ऑलरेडी बस ट्रक और इन सब में चल रहा है। मरीन एप्लीकेशन में अब इसको लगाने की बात करी जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते क्या है भाई साहब, LTPEM, ठीक। जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल बेस्ड होगा, किस पे होगा, लो टेम्परेचर प्रोटॉन का एक्सचेंज, ठीक, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जिसको फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल भी बोलते हैं। इसको बनाने में कॉस्ट आएगी 17.5 करोड़, जिसमें से 75 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भाई साहब इंडिया को, देखो ये टारगेट है, इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2070 तक। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, बताइए 2030, 2050, 2060, 2070। 2070 है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है भारत को, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री का जो सपना है, तो वही हो सकता है क्वेश्चन जरूर है, कार्बन तटस्थ बनाना है। इसके अलावा एक टारगेट ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, उसने कोई स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि भाई साहब कार्बन इंटेंसिटी जो है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो भी ट्रेड हो रही है, शिप जा रहे हैं, उन सब से संबंधित होता है, ऑयल स्पिल, ये सब सारी चीज़ें देखता है। तो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल शिपिंग है उससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको हमें कम करना है 40% तक 2030 तक, ठीक। और 70 बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, 70% तक करो 2050 तक। कार्बन इंटेंसिटी यानी कि कार्बन तीव्रता में जो है घटतौली लाना है, ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर करनी है, ठीक। तो यहाँ पे कई सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, कई सारी चीज़। अगर आप लोग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं पसंद आता तो आप बताइए, ठीक, कि भाई क्या आपको जो है उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी इट पार्ट ऑफ द दिस जर्नी ऑफ एजुकेशन मिशन जो हमारा है सब तक पहुँचाने का। और ये आपका अपना चैनल है, इसको जो है आप लोग जरूर संवर्धन करिए इसका जो है, और विकास भी कराइए, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।